नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ को नशा मुक्ति प्रदेश बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार प्रदेश में शराबबंदी से पहले नशा मुक्ति अभियान चलाएगी, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। राज्य और जिला स्तर पर नोडल अफसरों की नियुक्ति की गई है और हर गाँव में भारत माता वाहिनी के गठन की तैयारी चल रही है। वाहिनी के गठन के लिए पहले चरण में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले करीब 10,000 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से सभी जिलों में 15 बिस्तर वाले नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री अनिल भेड़िया के मुताबिक सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को नशे से दूर करने के लिए संकल्पित है और ये सामूहिक प्रयास से ही संभव है। हमारी सरकार की भी मंशा है कि नशा मुक्त हो हमारा छत्तीसगढ़, और इसमें हमारे विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे विभाग को ही इसकी जिम्मेदारी दी है कि नशा मुक्ति करने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। हम केंद्रीय उसके माध्यम से आपके बैनर पोस्टर के माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से, चाहे पम्पलेट के माध्यम से हो, दीवारों में पंचायतों में लिखवा के राइटिंग उससे उनका प्रचार प्रसार करें, और जनमानस के माध्यम से जैसे भारत माता वाहिनी का गठन हुआ है उन लोगों के माध्यम से हम लोग हर ग्राम पंचायत में उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं रायपुर, जहां स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव के साथ मौजूद हैं संकल्प सांस्कृतिक समिति की संचालक मनीषा शर्मा। जी आदित्य जी। धन्यवाद शाहिदा जी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बहुत बड़ा विषय है नशा मुक्ति। सबसे बड़ा कारण यही कि 2018 के घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ी बात थी कि छत्तीसगढ़ जो है कहीं ना कहीं नशा मुक्ति की ओर बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से नशा मुक्त होगा। सरकार ने इसकी कवायद तेज कर दी है। निश्चित तौर पर देखिए, नशा मुक्ति के लिए लगातार सरकार काम भी कर रही है। ये प्रयास कहां तक पहुंचे, कैसे नशा मुक्त हो पाएगा पूरा छत्तीसगढ़, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान मौजूद हैं। मनीषा शर्मा जी हैं, जो डायरेक्टर हैं संकल्प सांस्कृतिक समिति की। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल यही है कि संकल्प इरका की संचालक है आप, ये इरका होता क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। इरका का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्टेड है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 इरका है, एक रायपुर में है और एक दुर्ग में है। ये 15 बेडेड है दोनों, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लोगों को एडमिट किया जाता है। टोबैको को छोड़ के कोई भी अल्कोहल हो या सब्सटेंस अब्यूज हो, उसमें लोगों को हम यहाँ पर रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं। इरका जो है वहाँ पर एडमिशन से स्टार्ट होता है, और फिर जो आते हैं तो सर्वधर्म प्रार्थना है, मेडिटेशन है, योगा है, काउंसलिंग है, एजुकेटिव सेशन है, री एजुकेटिव सेशन है, और डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। जो यहाँ आके हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, इंडोर ट्रीटमेंट की बात होती है, तो वो 30 डेज से 60 to 90 डेज एडमिट होते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद फिर हम उनका फॉलोअप भी करते हैं टेलीफोन से, लेटर से, और उनके घर विजिट करके। हम फैमिली के साथ भी टच में रहते हैं कि कहाँ तक कि हमारे जो प्रयास है, जो हमारे इनमेट थे और हमने जो प्रयास किया मिलके, वो कहाँ तक की सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और काफ़ी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो हमें लगता है कि 2 इरका जो है वो सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल मैम, हर जिले में ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए 2 आप केवल जिले अगर चयनित किए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ रायपुर और दुर्ग, इसमें बहुत सारी जगहों पर और भी होना चाहिए। दूसरी दिक्कत यह है कि एक दुर्भाग्यजनक है लेकिन सच्चाई यही कि छत्तीसगढ़ में शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है, और यूथ लगातार जो है वो नशे की लत में इतना डूबता जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर यूथ नशे में है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का वो भविष्य है। इस भविष्य को हमको बचाना है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी पिछले 2 साल में एक पायलट प्रोजेक्ट फिर से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम एडोलेसेंट और यूथ, किशोरी और युवाओं पे हम काम करते हैं। जो हम स्लम में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और ये सेंटर है आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर, ODIC हम बोलते हैं, जिसमें ये आते हैं जो नशे से पीड़ित है। और एक अच्छी बात है
कि जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनके साथ भी हम काम करते हैं कि थोड़ा बहुत उनका अगर इंटरेस्ट दिख रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने सेंटर में लाए, जहाँ काउंसलिंग है, डॉक्टर है, उनको मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें फ्री है, प्लस रेफरल है। रेफरल में ये होता है कि अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल है या ड्रॉप आउट है तो उनको स्कूल में एडमिशन कराना, उनका इंटरेस्ट देख के, अगर वो कहीं गाने में या डांस में इंटरेस्टेड है या स्पोर्ट्स में है तो हम लिंकेज करके उनको वहाँ तक की पहुँचाने का भी काम करते हैं ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो, वो सिर्फ नशे के बारे में ना सोच के वो इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करे और इसके तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड होके उस तरफ जाएं तो वो नशे को थोड़ा छोड़ देंगे। एक बात और है कि हम इसके साथ कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन पे भी काम करते हैं, जिसमें जो किशोरी है और युवा है वो पीयर एजुकेटर होते हैं। आप देखिए कि अगर शराब की हम बात करें, नशे की हम बात करें, तो दोस्तों के साथ जिसको हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग फैसिनेट होते हैं कि एक ग्रुप बैठा है फ्रेंड्स का और वो किसी को मोटिवेट करता है कि तुम नशा कर लो, कुछ नहीं होता, एक पैग लेने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा कुछ बिगड़ जाएगा, थोड़ा अच्छा फील होता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है, प्रॉब्लम्स नहीं लगती है। तो पीयर प्रेशर में जैसे कि नशा करना शुरू करता है बच्चा, वैसे ही पीयर एजुकेटर होते हैं जो इनके लाइफ स्किल से रिलेटेड सेशंस लेते हैं और इनको मोटिवेट करते हैं कि वो उस सेक्टर को छोड़ दें, उस नशे को छोड़ दें और एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को लीड करें करके। ये ओडीआईसी और सीपीएलआई क्या होता है मैम? यही जो ड्रॉप इन सेंटर है हमारा, आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर, कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन, हम इन दोनों पे अभी भारत सरकार ने इस पे एक पायलट बेसिस पे चालू किया है। हमारे यहाँ ओडीआईसी जो है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में है आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर, और सीपीएलआई सिर्फ रायपुर में है, जिसमें हम किशोर जो एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स है और जो यूथ है उनके साथ हम काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो नशा कर रहे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं उन बच्चों को हम सेंटर में लाके उनका माइंड डाइवर्ट करें, उनके साथ इन्वॉल्व हो। काउंसलिंग एक बहुत की रोल प्ले करता है नशे में, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो काउंसलर्स हैं उनके साथ बैठे और कहाँ पर डीप रूटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि एक डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन करके बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, वैसे ही हमारे काउंसलर उनके साथ बैठ के काउंसलिंग जब करते हैं तो पता चलता कि वो नशे के तरफ क्यों गए, कहाँ ऐसी प्रॉब्लम आई है, और फिर उसको लेके उसके लाइफ में आगे हम काम करते हैं। भारत वाहिनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है मैम, अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से काम करें उस पर। काउंसलिंग सेंटर्स की भी बहुत कमियां यहाँ पर देखने को मिल रही, इसको लेकर क्या सोच है? भारत वाहिनी एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारे राज्य सरकार का, और जो ये बोला जा रहा है कि नशे को धीरे धीरे हम यहाँ से शराब के नशे को कम करते चले जाएंगे ताकि लोगों में एक जागरूकता आए। भारत वाहिनी जो है हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हमने अभी उनको रिसेंटली ट्रेनिंग दिया था, तो एक उनमें एक इंटरेस्ट दिखा हमको कि वो इस तरफ काम करना चाहती हैं, और महिलाएं हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे काम इनके द्वारा गांव में किया गया है। तो अगर ये एक प्रण लेके आगे बढ़ रही हैं कि हम नशे को रोकने के लिए प्रयास करेंगे, अपने गांव में लोगों को जागरूक करेंगे, अपने साथ जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इसकी जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। मैम देखिए, शराब निश्चित तौर पर एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि शराब जो पीता है केवल वो उससे इफेक्ट नहीं होता, उसके चलते हम देखते हैं पूरा समाज, उसका परिवार, सबसे ज्यादा परिवार पीड़ित होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई कलेक्टर के पास स्पेस है तो 70 लाख रुपए सेंट्रल देगी, और कहीं ना कहीं एनजीओ के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, पहले तो एनजीओज को फंड करते थे, लेकिन अब एनजीओज को फंड देना बंद करके उन्होंने एक डिसीजन लिया है MSJEGOI ने कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर इंटरेस्टेड हैं कि उनके यहाँ इरका रन हो, ODIC रन हो और CPLI रन हो, तो वो लिख के देंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये स्पेस अवेलेबल है और हम इंटरेस्टेड है इसको रन करने के लिए, तो वो सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाएगी और कलेक्टर के लिख के देने पे ही वो इतना फंड दे देगी साल भर के लिए कि वो कलेक्टर किसी भी एनजीओ को जो ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है और इंटरेस्टेड है वो रन करने के लिए बोल सकते हैं।
हमारे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सिर्फ 2 ही जगह हमारे पास अभी इरका है। अगर आप काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मॉडरेट हूं या फिर मैं बहुत सीवियर एडिक्ट हूं और आपके अवेयरनेस से मैं चाहती हूं कि मैं नशा छोड़ दूं, लेकिन जब मैं नशा छोड़ने के लिए जाती हूं तो मुझे बहुत सीवियर विड्रॉल्स आते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, हेडेक होता है, स्टमक एक होता है, वॉमिटिंग होती है, डिसेंट्री होती है, मैं अपने सेंस पे नहीं रहती हूँ। तब मैं कहाँ जाऊंगी और किससे हेल्प मांगूंगी? तो ऐसे में अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है या हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ काउंसलर बैठ जाए और हम काउंसलर के पास जाके बोलें कि मुझे नशा छोड़ना है, आप मुझे गाइड करिए, मैं कैसे से बाहर आ सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, एक बहुत हेल्पिंग हैंड होगा जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं। जिला अस्पताल में काउंसलिंग अगर हो, जिला अस्पताल में अगर काउंसलर बैठाया जाए, कितना अंतर हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा यूथ है जो चाहता है कि वो नशे की आदत छोड़ दे, लेकिन अगर बेटर काउंसलिंग अगर मिल जाए, क्योंकि वो काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है अभी, अगर बेटर काउंसलर मिल जाए, जिला अस्पताल में हर जगह काउंसलर को अगर सरकार बैठा दे, कितनी मदद मिल पाएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो आपको ट्रीटमेंट मिलता है, पर बेसिक जो फैक्ट है कि वो मेंटली इल है, मेंटली सिक है, और यहाँ पर आता है रोल काउंसलर का। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काउंसलर बैठ जाएं और ट्रीटमेंट के साथ उनको काउंसलिंग दे तो बहुत हद तक की ये प्रॉब्लम सॉर्ट की जा सकती है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब तक कि मैं सेल्फ नहीं चाहूँगी तो मैं नशा नहीं छोड़ूंगी। सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या होगा कि काउंसलर बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि मुझे जो जो इश्यूज है, मैं थर्ड पर्सन होते हैं काउंसलर, मैं अपने फैमिली मेंबर को बताना नहीं चाहती कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, तो मैं थर्ड पर्सन को कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी है, और काउंसलर विल बी द राइट पर्सन टू टेक द गाइडेंस। इसमें होता यही मैम कि अगर कोई चाहता है कि वो शराब छोड़ दे, लेकिन थोड़ा झिझकता भी है, वो अपने परिवार से कैसे शेयर करूं, कैसे मैं बताऊं, क्योंकि देखिए शराब जो पी रहा है, कहीं ना कहीं किसी, अगर हम बात करें किसी यूथ की, तो कभी उसने अपने पिता को देखा हो या किसी परिवार के लोगों को देखा हो, जब वो किसी पान की दुकान में जाकर देखता है, वहां पर वो धुआं उड़ते देखता है, तो धीरे धीरे उसको उसकी आदत, पहले वो सिगरेट से शुरू करता है, फिर वो गांजे पे जाता है, फिर और दूसरा नशा वो शुरू कर देता है, शराब पे वो चले जाता है। ये धीरे धीरे नशे की आदत उसकी बढ़ती जाती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यार इससे बेटर वो है, उससे बेटर वो है, और अंत में कहीं ना कहीं अपना जीवन वो खराब कर लेता है। क्या होना चाहिए इसके लिए? अवेयरनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है, काउंसलिंग होनी चाहिए लोगों को। देखिए, अवेयरनेस में एक प्रॉब्लम ये भी है, कॉटपा एक्ट में अगर आप देखेंगे तो सिगरेट में लिखा रहता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंज्यूरियस टू हेल्थ, पर फिर भी लोग उसको पीते हैं। अगर आप शराब की बात करेंगे तो एक 5 साल का बच्चा हमको स्लम में मिला, आउटरीच में, उसने बोला मैं मल्टीपल ड्रग एडिक्ट हूँ। हमने पूछा कि कैसे, तो उसने बोला कि अभी जब स्कूल्स बंद थे, पान ठेला खुला था, मेरे फादर रन करते हैं, और लंच में घर जाते थे तो मैं वहां पर खड़े रहता था पान ठेले में, और लोगों को मैं सिगरेट का धुआं छोड़ते देखा, मैं फैसिनेट हुआ, मैं वहां से स्टार्ट किया, मजा नहीं आया तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि गांजा पी ले, वहां मजा नहीं आया तो जो बोतलें पड़ी थी, थोड़ी थोड़ी सी उसमें शराब बची थी, उसको इकट्ठा करके मैंने शराब पीनी शुरू की। तो आप देखिए कि लोग कहाँ से मोटिवेटेड होते हैं नशे की तरफ जाने। तो हम इसमें कितना प्रयास कर सकते हैं उनको, जो इंक्लाइंड हो रहे हैं, जो उस तरफ जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए, और जो इस तरफ जा चुके हैं उनको एक ट्रीटमेंट भी दें और एक उनकी काउंसलिंग करके उनको इससे बाहर निकालने की कोशिश करें। और साथ में फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डी एडिक्ट होता है उसको फॉलो अप की ज़रूरत पड़ती है। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर जितने हैं मैम, क्या इतना काफ़ी मांगती हैं? क्योंकि देखिए लोग चाहते ज़रूर हैं नशा छोड़ना, अगर प्रॉपर काउंसलिंग हो तो शायद और बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हम 15 और 15 30 बेडेड हुआ, अब 30 बेडेड में हम 30 डेज से लेके 90 डेज तक की रखते हैं, तो हम साल भर में 180 हम एक ही डी एडिक्शन सेंटर में ट्रीट कर पाते हैं। हम 2 लिए तो 360 हमने लोगों को एड्रेस किया इरका में। बट देन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब बहुत ज़्यादा पी जाती है। हम ट्राइबल में भी जाएं तो ताड़ी महुआ से लेके जो
पसिया निकलता है उसको भी शराब के रूप में यूज करते हैं। हम यहाँ पर सब्सटेंस अब्यूज देखें तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम सिर्फ शराब की बात करें तो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं और उससे बाहर निकालना है उनको, तो एक बहुत ह्यूज लेवल पे हमको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, रणनीति भी बनानी होगी और उतने लोगों को इसमें जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो नशा क्या है ये समझ सकते हैं, जो ये समझेंगे कि नशा एक बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है, तब हम जरूर सक्सेस होंगे इसमें। लगातार आप इस दिशा में काम कर रही हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का पहला सेंटर है जो आपका संकल्प है। किस तरह के लोग आते हैं वहां पर? चूंकि जब हम मिलते हैं लगातार लोगों से तो कुछ अलग चीजें सामने आती है। क्या शिकायत लेकर लोग पहुंचते हैं आपके पास और क्या बातें रखते हैं आपके सामने? एक छोटा सा किस्सा जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि इंजीनियरिंग कर रहा था एक स्टूडेंट, बहुत ओल्ड एज के उसके मम्मी पापा आए, उसको पूरा बांध के लाए थे हाथ पैर को और हमारे सेंटर में रखे और बोले कि मैडम ये जब मर जाएगा ना तो इसकी डेड बॉडी लेने बुलाना। आप सोचिए कि उस सिचुएशन में हम लोग अपने आप को किस तरीके से संभालते हैं। बहुत ज्यादा दुख होता है कि जो यूथ है उसके मम्मी पापा या वाइफ लेके आती है और बच्चे रोते हैं कि मेरे पापा को ठीक कर दो। ऐसे सिचुएशन में हमको लगता है कि हम कितना इनको सपोर्ट कर पाएं, कितना हम हेल्प कर पाएं। हम अपने कैपेसिटी से ज़्यादा भी जाते हैं और उसे ऊपर 16 ले लेते हैं, कभी 17 ले लेते हैं कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास। सेपरेटेड हो गए वाइफ हस्बैंड नशे के कारण, उनको एक किया, उनके अभी बच्चे हैं छोटे, वो आते हैं कभी हमारे साथ घूमने के लिए आते हैं और थैंक्स बोलते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमारे स्टाफ में जो नशा छोड़ चुका है बंदा, जो शराब छोड़ दिया है, वो बैठ के सेशंस लेता है। तो एक बंदा जो सफर किया है वो अपना अनुभव उनको बताता है और बोलता है कि देखो आज मैं इस तरफ बैठा हूं और आप लोग उस तरफ बैठे हैं। उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर ऐसे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाएं जो ये बोलें कि मैं नशा पहले करता था, छोड़ दिया हूं और अब मैं आपके साथ नशे के विरुद्ध काम करने के लिए आया हूं, तो उसका एक असर बहुत अच्छा होगा, लोगों तक की एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। मैम, शराब का सेवन अगर कोई कर रहा है तो निश्चित तौर पर परिवार का अगर साथ उसे मिले, अगर वो शराब छोड़ना चाहता है, अगर वो नशे को कहीं ना कहीं अलविदा कहना चाहता है, तो परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई जगह छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो परिवार एकदम इग्नोरेंस वाली रणनीति अपनाता है, इग्नोर करता है, ठीक से बात नहीं करता। क्या परिवार की जिम्मेदारी भी बनती है, अगर वो सही दिशा में आना चाहता है, वापस लौटना चाहता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से समझाएं या कुछ इस तरह से बात करें कि वो कहीं ना कहीं नशा मुक्ति की ओर बढ़े? परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि ये नशे की तरफ चले गए, क्या आपके परिवार की तरफ से ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो उनसे बात करने पे भी हमको कई प्रॉब्लम समझ में आती है। जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम फैमिली को समझाते हैं कि एक तो इनको भूखे मत रखिए, जब हो इनको ये मैक्सिमम ये हो कि उनका पेट भरा होना चाहिए। खाली पेट में उनका ध्यान नशे की तरफ जाता। जो इनके नशा करने का टाइम है उस समय आप इनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। हम उनको रिस्क डेट देते हैं कि इसमें आप हो सके तो इनको हमारे पास ले आइए या आप अपने पास सहेज के रखिए। होली है, छठी है, शादी है, न्यू ईयर है, तो ऐसे कुछ ओकेशंस होते हैं जिसको हम रिस्क डेट पे बोलते हैं। हमारे पास अभी होली में काफी सारे लोग आते हैं कि हम नशा नहीं करना चाहते तो हम आपके साथ रहेंगे, तो हम 2-3 दिन उनको रखते हैं और हम वहां होली खेलते हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, तो उनको हम अपने साथ रखते हैं ये रिस्क डेट में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैमिली वाले। और भी ये एक शिकायत आती है कि अगर वो शाम को कहीं घूमने निकला अपने फ्रेंड के साथ, तो मदर हो या वाइफ हो, वो आने के बाद बोलेंगे कहाँ गया था, इतने देर बाद क्यों आया, मुंह खोल के बता, मेरे को सूंघने दे। तो ये जो डाउट होता है फैमिली का, ये नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर कंट्रोल भी रखें, तो थोड़ा फ्रीडम दे। तो फैमिली सपोर्ट एक बहुत जरूरी सपोर्ट होता है इस डायरेक्शन में। दूसरी चीज अगर हम देखें मैम, अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 3 साल से सरकार नहीं आई, कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार ने नशा मुक्ति के लिए जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों में आप पॉजिटिव चीजें क्या देख रही हैं?
एक तो हम भी एडमिन कमेटी में मेंबर हैं इसके नशा मुक्ति के लिए, तो मीटिंग्स होती है, उस पर प्लान होता है। अभी ऐसा कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं शॉप्स को, जहां 15 है उसको 10 कर दे रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं ताकि डिमांड कम हो। अगर सप्लाई कम होगा तो डिमांड भी कम होगा उनका। उसके बाद भारत माता वाहिनी जो है उनका भी गठन फिर से किया गया, उनको ट्रेंड किया गया और काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजी बना के, प्लान बना के इनको गांव में भेजा जा रहा है ताकि वो अपने गांव में जाके जागरूकता लाए। कुछ वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ऑटोमेटिकली इसमें काम कर रहे हैं, गांव में बोल देते हैं कि नशा करके नहीं आना। सम्मानपुर में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो सम्मानपुर में इतना असर हुआ है कि नशा करके कोई भी गांव में नहीं घुसेगा। वो बंद कर दिए हैं गांव में घुसना, दीवालों में लिख के रख दिए हैं कि यहाँ नशा करके नहीं आना है। और आने के बाद पंच सरपंच का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जिस तरीके से हम लोगों ने स्वच्छ भारत पे काम किया, पंच सरपंच है, विसल ब्लोअर्स है, इन लोगों का एक बहुत अच्छा रोल रहा है। मीडिया कितना अच्छा इस पे रोल प्ले कर सकती है लोगों को जागरूक करने के लिए। सोशल मीडिया में लोग आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर चारों तरफ से हम इसमें काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेस होंगे। ये 26 जून 2021 को सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ने नशा जो लोग करते हैं, नशा मुक्ति की ओर जो लोग बढ़े, उनसे बातचीत की। क्या ऐसा लगता है मैम कि जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, ये अगर इस दिशा में लगातार आएंगे, चाहे आप कैबिनेट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, नीला भेड़िया जी हो गए, या और जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये अगर इस दिशा में अगर इनके साथ हो जाएंगे तो शायद ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नजर आएंगी हमको। डेफिनेटली, क्योंकि हम अपने लीडर्स को एज एन आइडल देखते हैं और हम उनको डेफिनेटली फॉलो करते हैं। और जो 26 जून को बात हुई है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम दिल्ली, उन्होंने इंटरेक्ट किया। एक्चुअली में नशा मुक्त भारत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, जिसमें स्टेट लेवल पे भी एक कमेटी गठित होनी चाहिए और जिले में भी एक कमेटी गठित होनी चाहिए, जिनको 10 लाख रुपीस पर एनम दिया जाता है, पर ईयर दिया जाता है, और उनको बोला जाता है कि आप नशा मुक्ति अभियान को कितना आगे ले जा सकते हैं वो लेके जाइए। तो इस पे भी अगर हम बहुत पॉजिटिवली काम करें, वॉलंटियर्स को जोड़े, एनएसएस है, एनवाईके है, एनसीसी के बच्चे हैं, कॉलेज के हैं, जो वॉलंटियर्स के रूप में काम करें, कुछ रैली निकाल लें, कुछ मीटिंग्स कर लें, कुछ स्लम में जाके नुक्कड़ नाटक कर लें, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और हमें कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। लोग डेफिनेटली जुड़ना चाहते हैं और आगे आके काम करना चाहते हैं, तो हम जितने वॉलंटियर्स जोड़ सकें इसमें उतना बेटर वर्क होगा। और स्लम से लेके गांव तक की एक अवेयरनेस अगर छिड़ गया तो महिलाएं काफ़ी है अपने आप में इसको संभालने के लिए गाँव में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान मुझे याद है, उनका ये कहना था कि हम शराबबंदी दूसरे राज्यों की तरह नहीं करेंगे, हम शराबबंदी नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम शराब की दुकानें खत्म करेंगे, लोगों में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएंगे, ताकि एकदम से अगर हम बंद करेंगे तो लोग सूखे नशे की ओर बढ़ेंगे। क्या ये सही विचारधारा है सरकार की? वो तो एक है, और दूसरी ये चीज़ है, अगर आपने एकदम से शराब दुकानें बंद कर दी तो जो विड्रॉल्स आएंगे वो बहुत खतरनाक होंगे और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आप देखिए कि जो ड्राई स्टेट है वहाँ पे आपको कभी कभार सुनने मिलता है कि कुछ पॉइजनस लीकर बिकी, उसके कारण लोगों की डेथ हो गई। तीसरा उसका रीज़न है कि बहुत हाई अमाउंट में जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो इलीगली इसको सेल करना शुरू करेंगे। फिर एक चीज और है कि आपके पड़ोस स्टेट में जहां पर शराब मिल रही है, लोग उस तरफ आकर्षित होंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल में जाएंगे नशे के लिए, और वहां से महंगी शराब लेके आएंगे। कभी एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है, 5-5, 6-6 दिन वो घर नहीं पहुंच सकते हैं, तो फैमिली जो है वो सफर करेगी। तो बेटर है कि हम धीरे 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 दुकानों को बंद करते चले जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अब नशा मिलना धीरे धीरे यहाँ कम हो रहा है। दैट कुड बी अ वेरी गुड स्टेप टू टेक अहेड। परिवार की भी बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए मैम, क्योंकि देखिए पूरी जवाबदारी आप ये नहीं बोल सकते कि केवल और केवल सरकार की है, परिवार की भी जवाबदारी होनी चाहिए। परिवार को ऐसे समय में क्या करना चाहिए जब ये पता चले कि उनके घर का कोई शख्स है जो नशे में लगातार आदी होता जा रहा है, बहुत दिक्कतें भी हो रही है, लेकिन उस परिवार के सदस्य की क्या भूमिका ऐसे समय होनी चाहिए? देखिए, एक तो नेशनल लेवल पे टोल फ्री नंबर आपको अवेलेबल है,
दूसरा, आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको नशा मुक्ति केंद्र जहां फ्री में इलाज होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर रिसेंटली वो नशा करना शुरू किया है तो उसको प्यार से समझाए, उसको घर में रखे, उसका माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे चाय चाहिए अभी और आप मुझे चाय नहीं दे रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरा माइंड डाइवर्ट कर देंगे कि ये देख लीजिए, आप ये थोड़ा कर लीजिए, ये कर लीजिए, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा और अपने जो नशे की क्रेविंग होती है, हम उसको क्रेविंग बोलते हैं अपने टर्म में, तो वो क्रेविंग से उसका दिमाग हट जाएगा। फैमिली जो है उनको ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए ले जा सकती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट कर सकती है। बहुत सारे काउंसलिंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, तो उनके पास जाएंगे और उनसे सर्विसेज ले सकते हैं वो, और उनको समझा सकते हैं कि जहाँ नशा मिल रहा है, जहाँ नशे के लिए आपको भेजा जाता है या फोर्स किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, वहाँ आप ना जाएं। बिल्कुल। तो देखा आपने, सुना मनीषा शर्मा जी को। निश्चित तौर पर देखिए, नशे की आदत है आपके में तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार भी लगातार आपके साथ है, ऐसे एनजीओज भी लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं। परिवार की भी बड़ी भूमिका होती है कि परिवार ऐसे समय में अपनों को बिल्कुल अकेला ना छोड़े। निश्चित तौर पर परिवार अगर साथ में रहता है तो कोई भी लड़ाई बहुत आसानी से जीती जा सकती है। तो नशे की ओर, नशा मुक्ति की ओर लगातार छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। आने वाले समय में और क्या बेहतर प्रयास होंगे, इस पर भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा मैं अब आपको भोपाल स्टूडियो लिए चलता हूँ। ओवर टू शाहिदा जी। जी आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये सीधा प्रोग्राम आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ से, और खास जो फोकस किया गया था वो नशा मुक्ति पर ही किया गया था। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।